अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाती हैं, अभी तक तो क्या था, देखो अभी अभी क्या था कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से जा रही है, चाहे वो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, कुछ भी है। लेकिन अब क्या है कि जब वो उस मीडियम पे, माना सपोज एक मीडियम से जब वो दूसरी मीडियम में जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माना सपोज वो एयर से गई और एयर से वो ग्लास मीडियम में जा रही है, तो उस समय जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं तब कैसे बिहेव करती हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमको ख्याल रखना है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी फिनोमिना को या किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? बाउंड्री कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो अभी हम बताएंगे। जब बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो इंटरफेस होता है, जो बाउंड्री होती है, एक मीडियम की बाउंड्री होती है, जहां पे एक मीडियम की बाउंड्री खत्म होती है और दूसरे मीडियम की बाउंड्री शुरू होती है, तो उन बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। तो उन बाउंड्रीज पे क्या कंडीशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नेचर दिखाता है, क्या वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो सेम रहता है या बदलता है या क्या होता है, वो हम देखेंगे। उसके लिए क्या कंडीशंस है। और जब एक मीडियम से दूसरी मतलब जब आप जब बाउंड्री आ जाती है बीच में, बाउंड्री मतलब एक मीडियम और दो मीडियम के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग। और आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडिया। एक जब आपके पास दोनों कंडक्टिंग मीडिया है, जब आपके पास दोनों नॉन कंडक्टिंग मीडिया है। ऐसा भी हो सकता है एक कंडक्टिंग मीडिया हो, दूसरा नॉन कंडक्टिंग मीडिया हो, तब क्या स्थिति रहती है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। अगर दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेव गाइड। वेव गाइड मतलब जब जो भी वेव्स हैं उनको जो गाइड करता है उनको हम बोलते हैं वेव गाइड। जैसे आपका फाइबर है, तो फाइबर में क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ती है। तो जो आपका फाइबर होता है वो गाइड का काम कर रहा है। किसको गाइड कर रहा है? वो उस लाइट वेव को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जिसकी की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 ऑप्टिकल रेंज में है। मतलब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है विजिबल लाइट की, उस फ्रीक्वेंसी को गाइड कर रहा है वो, तो उसको बोलते हैं हम वेव गाइड। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग बाय ए फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है या बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो वो उसमें वो जब स्कैटर होता है तो या उसकी स्कैटरिंग को हम इस टॉपिक के अंडर में डील करेंगे। तो बेसिकली ये सब क्या है कि अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। मतलब क्या हुआ, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन। बेसिकली ये आते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, या तो वो बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होगी या दूसरे मीडियम में घुस जाएगी या टकरा के फिर इधर उधर बाउंस बैक हो जाएगी। दो देखो, और या तो फैल जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। यहाँ पे दो चीजें थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। बेसिकली दोनों चीजें एक जैसी प्रतीत होती है। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराई और बाउंस बैक होके वापस आ गई। स्कैटरिंग की क्या होती है कि लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और उसके कोलाइड हुई मतलब टकराई और वो भी बाउंस बैक होती है। लेकिन दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और सीधे जैसे बॉल बाउंस होती है वो वापिस आ गई, और आने और मतलब उसको इंसिडेंट की जो सिचुएशन है और जो रिफ्लेक्ट की सिचुएशन है वो किसी लॉ को फॉलो करती है, जिसमें कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। मतलब कि जिस एंगल से वो नॉर्मल से जो एंगल वो बनाती हुई इंसिडेंट होगी उस सरफेस पे, उसी एंगल नॉर्मल से वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। जबकि स्कैटर, यहाँ पे एनर्जी का कोई ट्रांसफर का कोई लफड़ा नहीं है। स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग में देखो, स्कैटरिंग दो प्रोसेस के थ्रू होती है। एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई उस सरफेस पे, सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया
और एब्जॉर्ब करने के बाद री इमिट किया। देखो कोई फ्रीक्वेंसी आती है तो कोई वेव किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, उस मटेरियल ने या उस सरफेस ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर दिया और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी फ्रीक्वेंसी को फिर री रेडिएट किया। फिर मतलब आप ऐसे समझो जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई फोटोन आता है, कोई एटम है वो आपका ग्राउंड स्टेट में है, वो अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है, अगर उसी की एनर्जी का फोटोन आ रहा है तो एटम उसको एब्जॉर्ब करके या इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके हायर ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है और वहां वो थोड़ी देर तक रहता है। फिर जब वो वापिस आता है तो वापिस वो स्पॉन्टेनियस जंप करते हैं, अपने आप कुछ समय बाद 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -8 सेकंड तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। और उतने समय बाद वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो जब नीचे कूदता है तो उतने ही एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करता है, मतलब जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया वही उसने रिलीज कर दिया। लेकिन जो फोटोन वो रिलीज करता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, वो रैंडम होता है, वो किसी नियम को फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जिस एंगल से उसने वो उस पे इंसिडेंट हुआ था तो उसी एंगल पे वो स्कैटर करेगा या उसको री इमिट करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो स्कैटरिंग में क्या होता है, लाइट आती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, मटेरियल जिस उस सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया जिस पे वो पड़ रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर री रेडिएट किया। और री रेडिएट करने पे जरूरी नहीं है कि वो उसी एंगल पे हो, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में रेडिएट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ये हम बाद में भी बात कर लेंगे इस पे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में क्या अंतर हुआ, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना है, फॉर दिस फर्स्ट वी शैल डिस्कस द बाउंड्री कंडीशन। और देखो जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में या तो रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटरिंग होगी, डिस्पर्सन होगा। इन सबको समझने से पहले कि इन घटनाओं के घटने से पहले आपको बाउंड्री कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, जो आपका पहला ही टॉपिक है, ये जो बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, which the electric and magnetic field must satisfy at the surface of the discontinuity between two media। दो मीडियम के बीच में जो भी स्पेस जिसको हम बाउंड्री बोल रहे हैं, उसमें जब बाउंड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को, दोनों को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है और उन कंडीशन को हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा और ढंग से हम समझने का प्रयास करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। देखो जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज क्या हुए, चार्जेस हुए, चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी, इनको बोलते हैं हम सोर्स, ठीक है। कहीं पे चार्ज एक्यूमुलेट है तो उसी के हिसाब से अगर चार्ज फ्लो में तो हम उसको बोलते हैं करंट, ठीक है ना। तो जो सोर्सेज हैं वो चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। और ये सोर्सेज क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम किन किन कंपोनेंट से मतलब जनरली जानते हैं, ई से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि ई पे ही डिपेंड करता है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, एच इंटेंसिटी के फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के। ये जो चार पैरामीटर हैं, ये चार पैरामीटर या ये चार फील्ड वेक्टर्स बोलते हैं इनको, फील्ड वेक्टर्स। हाउ दीज फील्ड वेक्टर्स चेंजेस एज दे क्रॉस द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो ये फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंडक्शन वेक्टर, इंटेंसिटी एच, ये कैसे चेंज होते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो वो हमने देखना है, ठीक। तो बेसिकली जो बाउंड्री कंडीशन है, दीज बाउंड्री कंडीशंस आर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फील्ड्स इनटू टू मीडियम। दोनों मीडियम में ये कैसे रिलेट होते हैं, ये होती है बेसिकली बाउंड्री कंडीशन। ये दोनों मीडियम मतलब जो जिन दो मीडियम की हम बात कर रहे हैं, दोनों मीडियम क्या हो सकते हैं, दोनों डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, दोनों डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकते हैं, होंगे डाइलेक्ट्रिक ही, लेकिन उनके डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और एक डाइलेक्ट्रिक एंड एक कंडक्टर, और एक डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, एक कंडक्टर हो सकता है, दोनों कंडक्टर हो सकते हैं, है ना। एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू। अब ये आप जानते हो कोई भी वेक्टर है,
सपोज ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई ये वेक्टर है, इसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है ना। ये तो अगर ये एंगल थीटा एंगल है तो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये इंटू कॉस थीटा, और वर्टिकल हो जाता है ये इंटू साइन थीटा, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो वन पैरेलल टू द, अब हम जब हम बात करते हैं ना इंटरफेस की बात करते हैं, तो थोड़ा इमेजिन करो, कोई बना अपना हाथ को फैलाओ, जैसे हाथ को, हथेली को फैला दो, अब ये बोलो कि हथेली के ऊपर एक मीडियम है, हथेली के नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर उस हथेली पे, जैसे उंगली से पॉइंट करो कि ये उंगली है हमारी और ये इस सरफेस पे, मतलब आपके हथेली पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये माना ये ओब्लिक है, अगर नॉर्मली है वो अलग बात है, ओब्लिक एंगल से जा रही है, किसी एंगल थीटा पे पड़ रही है, तो उसके आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो जो उस सरफेस के मतलब हथेली के पैरेलल है, और एक जो हथेली के परपेंडिकुलर है, इन दो में उस कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, उस वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, इन दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट हो गया वो कॉस वाला कंपोनेंट हो गया, जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया वो साइन वाला कंपोनेंट हो गया। तो देखो any vector can be resolved into two component, one parallel to the इंटरफेस के पैरेलल होगा, मतलब इस केस में क्या था, हथेली थी, हथेली इंटरफेस था, और दूसरा क्या है उसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपने हर वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेकअप करना है। There are certain relationship which are to be satisfied by the parallel and perpendicular component of the fields vector at the interface separating two media। अब जैसे मैंने कहा नहीं कि इन्हीं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो ये वेक्टर हैं, इनके पैरेलल, उस इंटरफेस के पैरेलल और उस इंटरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिलेशनशिप होती है, दोनों मीडिया की, मतलब नीचे वाले मीडियम की भी और ऊपर वाले मीडियम में भी, ठीक है। सो जो ये रिलेशनशिप होती है, दिस रिलेशनशिप is called boundary condition and are essential when we solve the electromagnetic problems in various media like coaxial cable, waveguide, optical fiber। जब हम इन उसमें, इन केबल्स में या इन वेवगाइड्स में, ये सारी वेवगाइड्स हैं, इन वेवगाइड्स में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट कराते हैं, तब बाउंड्री कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। The boundary conditions are derived using integral form of the Maxwell equation। अभी तक हमने मैक्सवेल इक्वेशन को जो सॉल्व किया था वो हमने डिफरेंशियल फॉर्म को लेके किया था, लेकिन यहाँ पे हमको जो आसान पड़ता है वो पड़ता है इंटीग्रल फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे भाई हमको मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उनका इंटीग्रल फॉर्म कहाँ पे काम आएगा और डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ पे काम आएगा। तो बाउंड्री कंडीशन को निकालने के लिए हम इंटीग्रल फॉर्म का ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, क्यों आसान पड़ता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। द रिलेशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑन क्रॉसिंग एन इंटरफेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर सपोज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो वेक्टर, और उसके लिए जो कंडीशन बनेगी, जो भी रिलेशनशिप होगी, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। जैसे ई हो गया, डी हो गया। और अगर द रिलेशनशिप टू बी सेटिस्फाइड बाय मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मतलब बी और एच वेक्टर ऑन क्रॉसिंग एन इंटरफेस आर कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। तो दो अलग अलग कंडीशन है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर्स जो है उन रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं, और मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन जब मैग्नेटिक वेक्टर्स उन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम्हारी पहले बाउंड्री कंडीशंस के बारे में? क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? सब क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं। देखो हम हमारे पास जो चार वेक्टर्स हैं हम उनको देखेंगे। तो पहला है बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी के लिए क्या बाउंड्री कंडीशंस है, क्या रिलेशंस है, मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है तो उसके जो डी वेक्टर है उसमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो एक मीडियम में डी क्या होता है, दूसरे मीडियम में डी क्या वो चेंज होता है, वो हम देखेंगे। तो सपोज ये देखो यहाँ पे ये हमने ये जो ग्रे कलर में ये ग्राफ बना रखा है, सॉरी एक फिगर बना रखा है, इसमें ये देखो कि ये आपका ये
जो रेड लाइन में खींच रहा हूं ये काफी मोटी हो गई है, ये इसके ऊपर एक मीडियम है जिसको मैं मीडियम 2 बोल रहा हूं, और इसके नीचे दूसरा मीडियम है उसको मैं 1 बोल रहा हूं। ठीक है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना N2 है। चलो यहाँ N2 N1 का मतलब ये नहीं है, N1 N2 का मतलब कोई दूसरा है, इनमें यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ये। पर फिलहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर μ1 और μ2 के सॉरी वो परमेबिलिटी हो जाएगी फिर, चलो इसी के टर्म में बोलते हैं। N1 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 यहाँ का। सपोज जो है, अब इसमें हम क्या करते हैं, और इनकी परमिटिविटी नीचे वाले जो एक नंबर है, नीचे वाला जो नीचे वाला मीडियम है, 2 मीडियम है, जो नीचे वाला मीडियम है उसकी परमिटिविटी ε1 है और दूसरे ऊपर वाले मीडियम की ε2 है। तो देखो, कंसीडर 2 मीडिया विथ परमिटिविटी ε1 ε2। ठीक है, इसको जरा मैं दोबारा से साफ करके फिर बताता हूं। ये हो गया ताकि हौच पौच न रहे, है ना। तो हम अब आराम से, ये हमारा ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव जिसका परमिटिविटी ε2 है और नीचे वाले को ε1 है। ठीक है, दीज मीडिया आर सेपरेटेड बाय चार्ज्ड सरफेस। ये ध्यान रखो, अगर ये चार्ज सरफेस है, ये दोनों क्या है, चार्ज सरफेस से, और ध्यान रखना अगर चार्ज सरफेस से चार्ज्ड सरफेस है मतलब कंडक्टिंग है, ये क्या है, कंडक्टिंग है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर चार्ज सरफेस पे चार्जेस हैं। इमेजिन ए गॉसियन पिल बॉक्स शेप्ड सरफेस। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये एक पिल बॉक्स मतलब छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में ये एक गॉसियन सरफेस हम इंक्लूड करते, ये कंसीडर करते हैं। ये सपोज गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस में एक जो इसका लोअर सरफेस है, एक तो कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होता है और 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। ये ऊपर वाले ये वाला और नीचे वाला ये फ्लैट सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस ये वाला है। ठीक है, ये वाला कर्व्ड सरफेस होगा जैसे सिलेंडर में होता ही है। तो ये हो गया, ये आपका गॉसियन सरफेस है। अब जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट, ये निग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब बहुत कम है। ये वाली हाइट जो है, इस पिल बॉक्स की जो हाइट है वो बहुत कम है। लेट द हाइट ऑफ द पिल बॉक्स बी निग्लिजिबली स्मॉल, और लेट सिग्मा एफ, सपोज सिग्मा एफ क्या है, बी द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, सिग्मा एफ क्या है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखो, हमने इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लिया? आप बोल सकते थे कि आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी ले सकते थे, क्योंकि ये जो है, देखो ये इसकी हाइट जो है, हाइट क्या है, निग्लिजिबली स्मॉल है। तो केवल ये जो सरफेस है, केवल सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, यही पिक्चर में रहेंगे। ये जो हाइट है ये पिक्चर में नहीं रहेगा। जो जब हाइट पिक्चर में नहीं रहेगा तो केवल आपके पास एरिया ही एरिया आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि सपोज सिग्मा एफ जो है क्या है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक, तो अब क्वेश्चन गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ आप जानते हो कि इंटीग्रल फॉर्म d डॉट ds बराबर क्या होता है, QF, जहां पे QF क्या है, टोटल सरफेस चार्ज। QF क्या है, टोटल सरफेस चार्ज इनक्लोज बाय द पिल बॉक्स, मतलब पूरा जो पिल बॉक्स के अंदर जो पूरा चार्ज है वो है ये QF, ये आप जानते हो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ इंटू ds, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ क्या है, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल ds के लिए, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा QF। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस द हाइट ऑफ द पिल बॉक्स इज निग्लिजिबली स्मॉल, तो हम जानते हैं कि जब अगर ये हाइट कम होगी तो जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट क्या हो गई, हाइट जो है 0 हो गई, ये हाइट आपकी 0 हो गई। तो जो इसका सरफेस होगा, वो सरफेस एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। जो कर्व सरफेस है, जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है, तो कर्व सरफेस एरिया इज नियरली 0, and we need to consider only the end surfaces while evaluating this one। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, गॉसियन लॉ, इसको गॉस लॉ लगाएंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम केवल ये ऊपर वाला सरफेस, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस, केवल इनको कंसीडर करेंगे, कर्व सरफेस को नहीं करेंगे। नाउ D2 is coming out of the pill box and D1 is directed in। सपोज जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है
तो D1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नीचे नीचे वाला सरफेस पे जो कि अंदर की तरफ है, और D2 क्या है, बाहर बाहर की तरफ है, ऊपर वाले सरफेस में ये बाहर की तरफ है D2। ठीक है, सो वी हैव D2 इज इक्वल टू, D बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन E। तो जो D2 होगा, D2 क्या होगा, क्योंकि इसका एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऊपर के सरफेस की क्या है, ऊपर के मीडियम की क्या है, एप्सिलॉन 2। और वहां पे सपोज फील्ड वेक्टर जो है E2 है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, E2 है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 E2। उसी तरीके से D1 बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 1 E1, क्योंकि D1 नीचे वाले सरफेस पे, नीचे वाले मीडियम में है, तो वहां क्या है, एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 है। क्लियर हो गया, E1 और E2 दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अब देखो D डॉट ds क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेट करेंगे हम। तो सपोज इसको जरा सा फिर मैं इसको साफ करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक बार दोबारा साफ करते हैं इसको। अब देखो जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, d डॉट ds, तो d डॉट ds क्या होगा, d ds cos थीटा। अब देखो ये d ds cos थीटा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर सपोज ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो जो ये d2 है, तो d2 का ये वाला कंपोनेंट है, वो ये वाला कंपोनेंट है, क्योंकि d ds क्या हो जाएगा, d डॉट ds क्या होगा, d ds cos थीटा, और वो कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो इसको हम बोलते हैं D2n, D2n। तो D2n बेसिकली क्या है, D2n जो है इसके इसके पर, ये जो इंटरफेस है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है D2 का, तो उसको हम बोल रहे हैं D2n इंटू s, s मतलब सरफेस। अब देखो ये सरफेस और ये सरफेस एरिया दोनों बराबर हैं, तो D2ns ये आ जाएगा और D1s नीचे वाला आ जाएगा। माइनस क्यों है, माइनस क्यों है, क्योंकि देखो क्योंकि ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो ये हो गया। और ये टोटल किसके बराबर होगा, QF, इसके नियम के हिसाब से ऐसा QF। तो आपने देख ये D1n और D2n आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ D इन मीडियम 1 and 2 एंड S इज द एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द फिल बॉक्स। फ्लैट सरफेस मतलब ये नीचे वाले, नीचे वाला और ऊपर वाला, ठीक है। बट QF इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एस। QF जीरो नहीं होता है, ये सिग्मा एस आ गया, सिग्मा एफ एस आ गया है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ओनली सरफेस चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है। तो हमको डी के लिए जो रिलेशनशिप मिला दोनों मीडियम में, कैसे रिलेट है डी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये देखो ये नॉर्मल कंपोनेंट है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डी इज नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस। मतलब कंटिन्यूअस कब होता, कंटिन्यूअस का मतलब जो डी यहां पे है वही डी आगे भी है। मतलब अगर मैं बोलता D1 बराबर D2 है, दोनों डी सेम है, तो मैं बोलता कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे D1 अलग है, D2 अलग है, क्योंकि इन दोनों का जो देखो दोनों का जो डिफरेंस है D2ns माइनस D1s, वो जीरो नहीं है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस बट चेंजेस बाय द अमाउंट। कितना चेंज है, इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज। ये देखो ये QF, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज एट द इंटरफेस। ये समझ में आया आपको, डी के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो समझ में आ गई। डी के लिए बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई भाई। D2ns वाला ये सिंपल है। देखो आप A डॉट बी बराबर क्या होता है, A डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ना। तो ए बी, तो यहां पे देखो ए की जगह है डी, डी और यहाँ है और बी की जगह है ds, तो ये क्या हो जाएगा, डी ds cos थीटा होगा ना। तो ds अब लेकिन उसका क्या है, इंटीग्रेशन है। तो जब ds का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सरफेस एरिया, तो वो तो हो जाएगा s, हो जाएगा s। और बचा क्या आपके पास, d cos थीटा। तो d, ये d की डायरेक्शन इधर है, और ये तो d cos थीटा क्या होगा, d cos थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई।
तो वो डी कॉस थीटा, तो उसको हम बोल रहे हैं D2n बोल रहे हैं उसको, जो डी कॉस थीटा है उसको हम बोलते हैं D2n। तो D2n क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये सरफेस मतलब जो इंटरफेस है, तो इंटरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो है D2n और वैसे D1n। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गई ये बात सबको? अरे ज्ञान सिंह भाई, समझ में आ गया? जी सर। सोनम जोशी को समझ में आ रहा है? सोनम जोशी, सो गई लड़की। यस सर। आ रहा है समझ यस में? सर। यस सर। ठीक है। यस। अब देखो, अभी हमने किसके लिए, डी के लिए निकाला। अब हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए निकालते हैं, मैक्सवेल सेकेंड लॉ का यूज करते हैं इसमें। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपको सेकेंड लॉ पता है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अबव इक्वेशन ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ पिल बॉक्स। ध्यान रखना, ये जो पिल बॉक्स हमने बताया है ये वाला, ये सब में सेम रहेगा, इसके नेचर सेम रहेगी सबके लिए, ठीक है। हर कंडीशन के मतलब हर उसमें जिसके लिए भी हम बाउंड्री कंडीशन, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालोगे तो ये हो जाएगा ये ऐसा, और ये तो 0 है ही है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम इंटीग्रल को अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि गॉस लॉ में बी डॉट डी एस को अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी हो जाएगा। तो उल्टे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी को हम सरफेस इंटीग्रल में गॉस लॉ की मदद से ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंस द हाइट ऑफ द पिल बॉक्स इज निग्लिजिबली स्मॉल, जैसे कि हमने बोला कि जो पिल बॉक्स है उसकी हाइट जो है बहुत कम है, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया इज नियरली 0, तो जो कर्व्ड सरफेस है वो 0 होगा, ऊपर के फ्लैट सरफेस तो अलग है ना। सो वी नीड टू कंसिडर ओनली एंड सरफेसेस। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो ये वाला सरफेस है, ये गोल जो ऐसे सर्कुलर गोल है, सिलेंडर का जो गोल वाला हिस्सा है वो क्या हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि उसकी हाइट सिलेंडर की 0 है। केवल जो ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस यही तो बचेगा, ठीक है ना। तो इनके लिए हम इसकी इस वैल्यू को, ये वैल्यू है ये इंटीग्रल की, ये वैल्यू इन दो सरफेसेस के लिए निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, ये देखो अगेन बी डॉट डी एस बराबर क्या होगा, अगेन जैसे हमने D2 के लिए किया था, तो ये हो जाएगा B2NS माइनस B1S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है B2N बराबर B1N। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो B2N क्या है, जैसे यहाँ पे D2N क्या था, नॉर्मल कंपोनेंट था वो डिस्प्लेसमेंट का, वैसे यहाँ पे B2N क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि जो बी, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये बी वेक्टर आया, तो उसका ये बी वेक्टर आया, उसका इंटरफेस बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या, जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले उस पे था, पहले मीडियम में जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही दूसरे मीडियम में भी रहेगा। तो ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई बी के लिए। ये समझ में आया सबको, आ रहा है समझ में? ठीक है, जिसको नहीं आया वो बोल सकता है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ई के लिए हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था, अब ई के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जरा फिगर चेंज हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे अलग फिगर क्यों, देखो हम किसका यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का, जिसमें है कर्ल ई बराबर होता है इतना, ये फैराडे लॉ है बेसिकली, है ना। ई इज इक्वल टू कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल टी बाई डेल टी होता है, ये सबको पता है। अब कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, फिजिकल मीनिंग क्या हुआ उसका, रोटेशन। तो यहाँ पे अब हम पहले वाला फिगर का यूज नहीं करते हैं, हम ये बोलते हैं बाउंड्री वही रहेगी, देखो ये बाउंड्री वही है, नीचे का मीडियम आपका 1 हो गया, ऊपर का मीडियम 2 हो गया, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 हो गया, ऊपर वाले में E2 हो गया, ये यहाँ की वो परमिटिविटी ε1 है, यहाँ की ε2 है, परमेबिलिटी μ1, जहां जहां जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम बोलेंगे। बस हमने क्या किया, हमने जो गॉसियन सरफेस लेना है, अब गॉसियन सरफेस अब हमारा हो जाएगा ये रेक्टेंगल,
ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ये रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों हम ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रोटेशन आ जाएगा। देखो रोटेशन का मतलब ये वेक्टर अगर इसकी डायरेक्शन में इधर लूं, यहाँ पे इधर लूं, तो एक रोटेशन, एक कर्ल का फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है ऐसा। ठीक, अब इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पैरेलल, अब यहाँ पैरेलल और टेंजेंशियल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पैरेलल, देखो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम? पैरेलल। अभी तक हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, पैरेलल मतलब इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ल इसी के चारों तरफ है। ठीक, इमेजिन ए रेक्टेंगुलर लूप एट द इंटरफेस, तो हमने ये ए बी सी डी ये लूप कंसीडर कर दिया है। तो इसका अगर मैं ये निकालू, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस निकालू, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस निकालू इस सरफेस पे एस पे, और सरफेस क्या है? ए बी सी डी फिर ए, तो ये बराबर यहाँ पे ये इंटीग्रल, मतलब इसका आपने इंटीग्रल निकालना है, ये इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट किया है इस लूप में, ए बी सी डी वाले लूप के अंदर। अब आप स्टोक्स लॉ लगाओ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है कि ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो इसमें देखो, इसमें या लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करती है। तो जो कर्ल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लाइन इंटीग्रल में, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पूरी एक लाइन हो गई, ए बी सी डी ये लाइन हो गई, और ई डॉट डी एल हो जाएगा। ये आपने स्टोक्स लॉ लगाया, बाकी राइट हैंड साइड ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब सपोज हम ये बोलते हैं कि जो बीसी, ये जो वर्टिकल, इसको थोड़ा सा मैं फिर डिस्कार्ड करके इसको एक बार दोबारा से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ये साइड है एडी और बीसी, ये निग्लिजिबली स्मॉल है, एडी और बीसी। तो ये लेंथ, मतलब दीज एडी, द लेंथ एडी एंड बीसी इज टेंडिंग टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे पूरा, तो वैसे तो हमने लाइन इंटीग्रल कैसे निकालना था? ए से बी तक प्लस बी से सी तक प्लस सी से डी तक और प्लस डी से ए तक। लेकिन अब चूंकि ये दोनों ए बी और बी सी ये तो 0 है, इसलिए इनका लाइन इंटीग्रल 0 होगा। तो केवल ए से बी तक और सी से डी तक, जो कि उल्टा है, देखो ए से बी इस तरफ आ रहा है और सी से डी इस तरफ आ रहा है, तो दोनों अभी हम देखेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो टोटल जो ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एल बराबर क्या हो गया? ए टू बी, यहां से ए टू बी डी ई डी एल, और फिर प्लस सी टू डी ई डॉट डी एल, ई डी एल। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ बी इज फाइनाइट एवरीवेयर, अगर हम ये बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है सपोज, जैसे कि अभी हमने ये देखा था, यहां पे हमने क्या बोला था, ये लगभग सेम है ना? तो क्या है, तो डेल बी बाई डेल टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल बी बाई डेल टी ये वाला, ये 0 होने का मतलब क्या है? ये प्लस ये बराबर 0 होना, ये प्लस ये बराबर 0 होने का मतलब क्या है? अब यहां पे देखो ई, देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? इसके इस इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? ऊपर वाले का होगा E2 cos थीटा, और नीचे वाले का क्या होगा? ये अगर एंगल है ये वाला E1 cos ऑफ थीटा। ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान में रखना, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसीलिए ये आ गया आपका E2t माइनस E1t। क्लियर है? और दिस इज टेंडिंग टू 0, और L दोनों का सेम है। देखो भाई A से B तक जाएंगे तो वही, सपोज इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई L है, तो दोनों, अगर मैं यहाँ पे L भी लिखता हूँ, साथ में L भी लिखता हूँ तो बराबर 0 है, तो L कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब E2t इज इक्वल टू E1t। और E2t क्या है? ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल मतलब जो इस सरफेस के पैरेलल है, इंटरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है, उस टेंजेंट मतलब उसे अगर मैं स्पर्श करते हुए लाइन खींचूं तो वही तो होगा टेंजेंट, मतलब जो इसके पैरेलल होगा। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ई का, दे मस्ट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इस E1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो E2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगा। ये समझ में आ गई? ये बाउंड्री कंडीशन भी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? बहुत आसान है। अब हम लास्ट बाउंड्री कंडीशन के किसके लिए? H के लिए देखेंगे।
ठीक है, यही 4 पैरामीटर थे, तो एच के लिए देख लिया हमने, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है। अब एच देखो कर्ल से रिलेटेड है, देखो कर्ल, कर्ल से रिलेटेड, मतलब कर्ल ऑफ एच, ये चौथी इक्वेशन है किसकी, मैक्सवेल की। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ये आपकी चौथी इक्वेशन है मैक्सवेल की। इसका सरफेस इंटीग्रल जैसे हमने पीछे इसमें किया था, सरफेस इंटीग्रल लिया, इसमें भी आप सरफेस इंटीग्रल लो, तो कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब वो ये एबीसीडी के, अब यहां पे हमने क्या लेना है, फिर वही इसमें आप स्टोक्स लॉ लगाओ, इसमें क्या लगाओ, स्टोक्स लॉ लगा दो। स्टोक्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच डॉट डीएल हो जाएगा, एच डॉट डीएल, और एबीसीडी ये यही फिगर ही रहेगा, फिगर यही रहेगा, इसके लिए भी फिगर वही रहेगा, तो वही एबीसीडी ऐसा आएगा, ये बराबर ऐसा आएगा डॉट डीएल। अब देखो, जो ये इंटीग्रल दो पार्ट में है, एक तो जे का इंटीग्रल होना है, जे डॉट डीएस, और एक होना है डेल डी बाई डेल टी इंटू डीएस। तो जे डॉट डीएस क्या होगा, इस सरफेस पे करंट, क्योंकि जे क्या है, करंट डेंसिटी है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया है, तो करंट बराबर क्या होगी, डेंसिटी इंटू एरिया, तो ये एरिया वही तो है, तो ये फ्री चार्ज, ये बेसिकली जे क्या है, जे कंडक्टिविटी है, फ्री चार्जेस के कारण कंडक्टिविटी, इसीलिए ये हो गया आई फ्री, ये करंट हो गई। तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई आई करंट, और जो दूसरा है वो हमने ऐसे कर दिया, डेल बाई डेल टी, ये आ गया डी डॉट डी एस आ गया, ये दूसरा वाला इंटीग्रल, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं सिंस द लेंथ ऑफ साइड्स बीसी एंड एडी आर नेग्लिजिबली स्मॉल, हमने बोला नहीं कि ये साइड, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड क्या है, 0 को टेंड कर रही है, तो जो एरिया इनक्लोज होगा उनके बीच का जो एरिया, जैसे ये है ना, ये बनाया था हमने, ये है, तो अगर ये हाइट ये हाइट 0 होगी, तो एरिया क्या होगा इनका, 0 हो जाएगा, तो एरिया 0 हो गया, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी डॉट ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन विल बिकम 0, ये इंटीग्रल, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ds क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन क्या हो गया कि पूरा 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई फ्री तो है ही है, तो जब आप ये एच डॉट डीएल निकालेंगे, तो एच डॉट डीएल भी फिर दो पार्ट में होगा, ए टू बी और सी टू डी, क्योंकि बीसी और जो एडी है वो तो 0 हो जाएगा, ए टू डी और बी टू सी वो 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेंगे, और ये बराबर क्या होगा, आई फ्री के, और इसको फिर आप इंटीग्रल करोगे तो डीएल जब इंटीग्रेट होगा तो एल हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, यहाँ पे ये एल आ गया, ये ब्रेक, ये बाहर एल दोनों में सेम है, ठीक है। तो H2T माइनस H1T ये ट्रांसवर्स, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा बेसिकली ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका, इंटेंसिटी का, है ना, H, तो ये इंटू ये L है, L इज इक्वल टू आई फ्री। तो यहां पे आप देख रहे हो कि दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट का डिफरेंस 0 नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस, और इस L को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये आई फ्री बटे L, आई फ्री अपॉन L इज इक्वल टू होता है के फ्री, रख देते हैं इसको के फ्री, है ना, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस करंट डेंसिटी, और इस दूसरे नाम से फ्री सरफेस करंट पासिंग पर यूनिट लेंथ थ्रू इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं के फ्री। तो H2T माइनस H1T इज इक्वल टू हो गया के फ्री, सो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H इज नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस। ये समझ में आ गया सबकी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब ये 4 बाउंड्री कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आ गई है तब उसके बाद हम ये शुरू करते हैं, ये अच्छा इनको जनरलाइज फॉर्म में हमने ऐसा कर दिया है, ये जनरल फॉर्म में ये इसका मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब ये यूज कर रहा हूं, और इसका मतलब है पैरेलल कंपोनेंट, इनका पैरेलल कंपोनेंट। तो आपने देखा कि ये बराबर 0 है, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका पैरेलल कंपोनेंट ये 0 है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, और इसका अच्छा ये हमने उसके टर्म में लिखा हुआ है, ये जो हमने ये वाली बात करी थी ना, ये वाला है, ये वाला है ये, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया, और ये कंपोनेंट ये हमने H के टर्म में लिखा था ना, H पैरेलल,
मतलब टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है बेसिकली। तो ये एच के टर्म में लिखा था, आप जानते हो एच बराबर बी बाई म्यू होता है, या बी बराबर म्यू इंटू एच होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर माना कोई फ्री चार्जेस नहीं है, इफ देर इज नो फ्री चार्जेस और फ्री करंट एट द इंटरफेस, तो ये चीज भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि के एफ क्या है, ये फ्री चार्जेस की बात कर रहा है। ये के एफ क्या है, बेसिकली फ्री सरफेस करंट पासिंग थ्रू, पासिंग पर यूनिट लेंथ थ्रू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हुआ। और जब वहां चार्जेस है ही नहीं, करंट है ही नहीं, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली वहां पे जहां पे आपके पास कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है, उनके लिए ये इक्वेशन सारी की सारी ये जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, इसको आगे पढ़ना चाहोगे, इसको ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंट, बोलो, या अभी ये चार आज के लिए काफी है? फटाफट बोलो। हैं? जोर से बोलो। काफी पढ़ने को अच्छा चार ठीक का है, अगले हफ्ते कराना बाकी है। ठीक है। तो अभी मैं इसका सारांश बता देता हूं। देखो सारांश क्या है, अब हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, हमने क्या बोला था, हमने पढ़ना क्या होता है, हमने इसमें ये पढ़ना होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इंटरफेस से गुजरती है तो क्या होता है, क्या वो रिफ्लेक्ट होती है, या हाँ क्या वो ट्रांसमिट होती है, और अगर ऐसा होता है तो उसमें हमको इन बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जो बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़े ना, उनकी जरूरत पड़ती है। उनको, उन कंडीशंस को जब हम अप्लाई करते हैं, तब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फ्रेशनल इक्वेशंस, ये सब वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब हम देखते हैं। तो ये हम आगे आगे आने वाले दिनों में ये पढ़ेंगे। और ये यूनिट बहुत बड़ी नहीं है, ये ध्यान देना। ये मुश्किल से अगर हम दो क्लास और लेंगे तो ये यूनिट खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये बाउंड्री कंडीशन को ढंग से समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया मैंने। कोई नया आया है, कोई नया नहीं आया है? कोई नया नहीं आया है, ठीक है। फिर तो ये हो गया, तो फिर तब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कब मिलते हैं हम, है ना, मैं बता दूंगा। ऐसे ही तुम लोग रेडी रहना, जब भी मैं बोलूंगा तुम लोग रेडी रहना, तो तब देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। चले गए सर। स्लाइड मांग ली उससे, अभी बोल देते। हाँ भाई, मैसेज कर दिया मेरा यार आज। नींद आती भाई, नींद आती। भाई कंडीशन थी पहले देते, याद हाँ, कर मेरी लेते। भी महंगी। टाइमिंग की बात है भाई। अभिनव काला भाई, नया है क्या? भाई सबसे पहले मैं ही आया था। नया बंदा है भाई अभिनव काला है? नहीं कौन है भाई, नए बंदे हैं क्या? अच्छा, सोम आज कोई कोटियाल कॉलेज ये भी गया नए था? बंदे सुन तो, हैं भाई? कॉलेज गया कोई आज? क्या नहीं यार, कॉलेज तो नहीं है।